Hello everyone, this is Rasik Kumar and you are welcome to the third lecture of electrostatic. इस थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? किसी एक चार्ज के चारों ओर का फील्ड जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज को लेके आएंगे तो वो फोर्स फील करेगा। अगर फोर्स फील कर रहे मतलब उसके फील्ड के अंदर है, अगर फोर्स फील नहीं करेगा तो उसके फील्ड के अंदर नहीं है। मतलब द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल व्हेन अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड इट, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब एक चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का स्पेस जिसके अंदर अगर हम एक दूसरा चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो वो क्या करेगा? फोर्स फील करेगा। तब उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल within which if we are placing another charge particle then it will experience a force. ओके, तो इसमें हम लोगों को डेफिनेशन समझ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझिए डायग्राम से। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ तक रहेगा? यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज को रखेंगे तो हो सकता है रहेगा, यहाँ पे रखेंगे हो सकता है थोड़ा और कम हो गया, और दूर जाते रहेंगे तो कम होते जाएगा। मतलब हम क्या बोल रहे थे कि फोर्स फील करेगा। तो ऑब्वियसली हम तो कूलम्स लॉ से जानते हैं ना कि जितना दूर जाते रहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ तक वो एक्ट कर रहा था, मान लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जो यहाँ तक काम कर रहा है, मतलब ये उसके फील्ड हो जाएगा। तो फील्ड के अंदर में है वो। तो अगर कोई चार्ज को हम लोग इसी फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा, इसके बाहर रखेंगे तो नहीं करेगा। इसी फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा सोचिए, अगर ये Q चार्ज है और ये Q0 टेस्ट चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव, तो इन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और ये बाहर की तरफ काम करेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन बता दे रहे बस। और अगर मान लीजिए नेगेटिव होता, ये अगर नेगेटिव होता तो ये रेडियली इनवर्ड हो जाता, अंदर की तरफ काम करता। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जानने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, स्ट्रेंथ कितना होगा। तो पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स feel by per unit test charge when it is placed inside the electric field. किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा तो आप उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखिए और उस टेस्ट चार्ज का पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन felt by per unit test charge when it is placed at any point in the electric field. Okay, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि द फोर्स एट फेल्ट बाय द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स फील कर रहा है, तो कितना फील करेगा? मान लेते हैं F, दोनों के बीच में चार्ज है, टोटल F है, और पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए क्या करेंगे? Q0 से डिवाइड कर देंगे। पर यूनिट टेस्ट चार्ज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Q0 से डिवाइड कर देंगे। तब इसी को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डिवाइड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस बाय द टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो अगर SI यूनिट का बात करें तो क्या हो जाएगा इसका? SI यूनिट ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इज F का क्या हो जाता है? न्यूटन। चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको बोलेंगे न्यूटन कूलम -1, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये हो गया हमारा SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में तो जान गए। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो ज़रा सोचिए कि अगर ये वाला चार्ज है और ये वाला टेस्ट चार्ज है तो इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं R। ठीक है, अब ए आर इस डिस्टेंस को बोला जा रहा है दोनों चार्ज के बीच का। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ
फोर्स कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे कैपिटल Q, Q2 के जगह पे लिखेंगे Q0। जो चार्ज हम लोग टेस्ट चार्ज हम लोग लिए थे उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस इज r, सो r स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। तो चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स कितना है 1/4πε0 इंटू KQ0/r²। नाउ what will be the electric field intensity? It is the force by test charge. Okay, so force is equals to 1/4πε0 into Q0/r² and whole divided by Q0। मतलब हम लोग क्या किए फोर्स को डिवाइड कर दिए Q0 से, तो Q0 विल कैंसल ईच अदर। तो हमको क्या मिला कि E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 into Q/r²। So this is the required expression for the electric field intensity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने जान ली है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा? डायरेक्शन विल बी अलोंग द फोर्स, मतलब इन लोगों का फोर्स जिधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। तो डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग द फोर्स अप्लाइड, मतलब सॉरी अलोंग द फोर्स, मतलब जिधर फोर्स फील कर रहा है वो उसी फोर्स के डायरेक्शन पे होगा। मतलब अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे Q0 रखे हैं, तो एक इधर काम करेगा, दोनों पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड काम करेगा, तो ए ई का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं नेगेटिव Q और यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, तो इन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी ये नेगेटिव लेते हैं तो इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा अंदर तरफ, इसके तरफ होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब किस डायरेक्शन पे हो रहा है? जिस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, क्योंकि अगर रिपल्सन होगा तो बाहर तरफ, तो ई का डायरेक्शन भी बाहर तरफ होगा। और अगर अंदर तरफ है मतलब नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अंदर तरफ एक्ट करेगा, तो ई का डायरेक्शन भी अंदर तरफ होगा। मीनिंग समझ गए? मतलब क्या है कि अगर वो किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और उसी के फील्ड के अंदर रखा गया है तो रेडियली आउटवर्ड काम करेगा, और अगर वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड काम करेगा। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड फॉर द positive test charge, positive charge, okay, and it will be radially inward for the negative charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है वो फोर्स के तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्शन, हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखे क्योंकि ये अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर तरफ होगा, नेगेटिव होगा तो अंदर तरफ होगा, तो हम यहाँ पे क्यू मान के चल रहे हैं। तो डायरेक्शन विल बी अलोंग द फोर्स, तो फोर्स के डायरेक्शन पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है हमको समझ आया। अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग पढ़ लिए तो वेक्टर फॉर्म में भी जानना जरूरी है। हम लोग कूलम्स लॉ को भी वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे, इसमें भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर फॉर्म में क्या एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। सो एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, बस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ज़रा अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं Q, ठीक है, अब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमको नहीं पता, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो चलिए मान लेते हैं चार्ज है Q और ये उसका फील्ड है चारों ओर, इस फील्ड के अंदर मतलब इस फील्ड का इंटेंसिटी हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो यहीं पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को आप मान लीजिएगा R, ठीक है। तो R का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, तो ये बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
Clear? Now we are going to find out the expression for this electric field intensity. Electric field intensity. तो electric field intensity का डायरेक्शन तो हम लोग पता कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो जो कि क्या था फॉर्मूला में हम लोग अभी अभी जो डेराइव किए वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे ना, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बिकॉज हियर वी वांट द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सो दिस इज द डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब चीज़ सोचिए, LHS में हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे E हो गया वेक्टर और राइट साइड सब ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, मतलब ये सब वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कहाँ है, इधर भी डायरेक्शन होना चाहिए ना, इधर वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होना चाहिए। तो डायरेक्शन आर का डायरेक्शन, ये तो बाहर तरफ है आर का डायरेक्शन, तो आर लिख देंगे यहाँ पे आर का यूनिट वेक्टर, क्योंकि आपको पता है आर यूनिट वेक्टर मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 1, मीन्स इट्स वैल्यू विल डू नॉट अफेक्ट दिस वन, इसका वैल्यू का अफेक्ट नहीं करेगा, बट इट विल गिव द डायरेक्शन ऑनली। तो ये बस डायरेक्शन को प्रोवाइड कर रहा है, बट वी नो दैट आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये तो हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड आर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर होल स्क्वायर इंटू आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। क्लियर? नाउ this one and this one is same, means we have to multiply this and we will get 1/4 pi epsilon naught into q by r in magnitude of r whole cube, square and 1, and this is the वेक्टर आर वेक्टर। सो यहाँ पे अगर आर वेक्टर को लिखना हो तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे, और अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, लेकिन ये एक चार्ज के वजह से हुआ। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज होगा और उस सिस्टम ऑफ चार्ज का किसी भी एक पॉइंट पे हम चाहते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी एक सिस्टम पे एक्ट करने वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐड करके बताता है। मतलब अगर मैं समझाऊं, हम लोग कूलम्स लॉ में भी पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वहाँ पे फोर्स जब निकाल रहे थे क्या कर रहे थे, सारे पार्टिकल्स का फोर्स निकाल ले रहे थे, सारे पार्टिकल्स कितना फोर्स लगा रहे थे वो निकाल रहे थे, फिर हम लोग उसको ऐड कर रहे थे, वेक्टर सम कर दे रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, कितना होगा किसी एक पॉइंट पे, और सबको ऐड कर देंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे, मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कितना होगा, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म एंड यूजिंग फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो जब बहुत सारे चार्ज होंगे, n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तब क्या करेंगे, तो पहले मैं 3 लेके बताता हूँ। तो 3 चार्जेस अगर लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक और चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये तीनों अलग अलग चार्ज हो गए, एक Q1, एक Q2 और एक Q3 मान लेते हैं। और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये पूरा सिस्टम का, यहाँ पे 3 चार्ज है और ये तीनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितना होगा। तो देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन पे काम करें, क्योंकि पॉजिटिव और यहाँ पे, अच्छा पॉजिटिव जहाँ पे हम लोग निकालते हैं वहाँ पे टेस्ट चार्ज तो पुट करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पे प्लेस करवा दिए। अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो ये हम डॉटेड पे रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट फॉर द डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस का डायरेक्शन, अच्छा ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R3, ठीक है, और इसका डायरेक्शन इधर होगा, और ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E3 से। ठीक है, फिर उसी तरीके से E1 भी फोर्स लगा, आई मीन मतलब इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर तरफ होगा, इसको E3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये जो
रेडियस है, आई मीन डिस्टेंस है, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इसको लिखेंगे r1। ठीक है, तो ये हो गया इसका वेक्टर। फिर हम लोग Q3 Q2 का अगर चेक करेंगे तो Q का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एक बार देखिएगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो अंदर तरफ एक्ट करेगा, तो ये अंदर तरफ काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 का डायरेक्शन इधर होगा और इसका अगर रेडियस को देखा जाए तो R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने डिस्टेंस को भी लिख लिया और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी लिख लिया। तो सोचिए इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज जो रखा गया है Q0, इसके ऊपर आई मीन इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3, इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाला हो जाएगा E1। तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, जिसका डायरेक्शन उधर है, तो डायरेक्शन कहीं भी रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम पूछें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा सबके चलते, तो हम सबको ऐड कर देंगे, मतलब E1 E2 E3 ये तीनों को ऐड कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड strengths acting measured at that point, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वो कितना एक्ट करेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं और उसको फिर ऐड कर देंगे। तो सोचिए अलग अलग क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। तो इन तीनों को वेक्टरिकली ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो E1 का वैल्यू कितना है, 1/, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग 1/4πε0 को K भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं 4πε0 इंटू E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं फिर वहाँ पुट कर देंगे। तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू चार्ज कितना हो जाएगा Q1, तो Q1/r², या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R1 का क्यूब लिखेंगे इंटू R लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे K भी मान सकते हैं, ये पूरा पार्ट को K भी मान सकते हैं। तो चलिए फिलहाल रहने देते हैं। फिर E2 का वैल्यू वैसे कितना हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q2/R2 क्यूब, ओके, एंड R2। उसी तरीके से E3 निकालेंगे, E3 तो दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसी तरीके से तो आते रहेगा 1/4πε0 इंटू Q1/R², R लिया गया R1 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी, तो R1 का क्यूब इंटू R1 प्लस E2 का वैल्यू कितना है 1/4πε0 इंटू Q2/R2 का क्यूब इंटू R2, फिर 1/4πε0 इंटू Q3/R3 का होल क्यूब, सर इसको नीचे लिख लिया जाए R2 और प्लस 1/4πε0 इंटू Q3/R3 वेक्टर का क्यूब इंटू R3, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक एक करके निकाल के सबको बस ऐड कर देना है। अगर कुछ कॉमन जाएगा तो 1/4πε0 सबसे कॉमन जा रहा है तो उसको कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम लोग यहाँ पे n चार्जेस के लिए माने हुए थे ना, तो यहाँ पे तो 3 चार्ज लेके हम लोग देखें। तो इसी तरीके से अगर 4 होगा तो एक और ऐड कर देंगे, 5 होगा तो एक और ऐड कर देंगे, 6 होगा तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के ऐड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से चलता रहेगा और लास्ट में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Qn, लास्ट वाला चार्ज Qn हो जाएगा, Rn का होल क्यूब इंटू Rn, okay, so this is the expression for the electric field intensity in vector form and also for the principle of superposition
when it is applied on the electric field intensity. ओके, तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे यह है, एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया जा रहा है दो चार्ज ले रहे हैं, एक ले रहे हैं -3 माइक्रोकूलम और एक ले रहे हैं +3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन इज दैट, मान लेते हैं यहाँ पे ए पे रखा गया, यहाँ पे बी पे रखा गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसका मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो calculate the net electric field intensity at midpoint of AB। तो AB का मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मिड पॉइंट को हम लोग M कंसीडर कर लेते हैं, और जहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमने क्या रख लिए? Q0 रख लिए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बिफोर दैट एक और क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको। और क्या पूछा जा रहा है कि इफ़ अ टेस्ट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम का एक टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे रखा जाए, इज प्लेस्ड एट M, देन फाइंड द फोर्स ऑन इट। इसके ऊपर कितना फोर्स होगा? अगर 2 माइक्रोकूलम फोर्स चार्ज जो है इसको यहाँ पे रख देंगे तो वो कितना फोर्स फील करेगा, वो फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम लोग फिगर में वापस आते हैं। यहाँ पे नेट चार्ज रखा गया है Q0, जो कि एकदम मिडिल पे है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितना होगा, उसको मान लेते हैं E1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA मान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ -3 माइक्रोकूलम। तो -3 माइक्रोकूलम जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को EA से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? चलिए, ए अगर 20 सेंटीमीटर है तो ए भी 10 सेंटीमीटर होगा, ए भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं, ये सब ना कोई भी ऐसा यूनिट पे नहीं है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ऐसा यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला चार्ज को हम लोग मान लेते हैं QA, ये वाला चार्ज को मान लेते हैं QB इज इक्वल्स टू इतना। तो देखिएगा ज़रा, QA का वैल्यू कितना है? -3 माइक्रोकूलम है, तो इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे तो कूलम हो जाएगा। और वही सेम वैल्यू है यहाँ पे QB का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3 इंटू 10⁻6 कूलम हो जाएगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब AM बोलो या BM बोलो, BM दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक एक करके निकालेंगे। तो EA का वैल्यू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द A एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। Q का वैल्यू कितना है बता सकते हो? 3/r², मतलब डिस्टेंस कितना है? 0.1। अच्छा, 3 मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से। और 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं यूज़ किए हैं। तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, तो जो कि हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6। चार्ज ये वाला ले लिए, और डिस्टेंस दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू क्या हो जाता है? 9 इंटू 10⁹ इंटू इसका वैल्यू, ये तो उतना ही रहेगा, 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.1, तो 0.01 हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब 10⁻⁻2 भी समझ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 27, तो 27 इंटू 10⁻⁹ 9 - 6 हो जाएगा 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है?
10 टू द पावर -2, इसको 10 टू द पावर -2 समझ सकते हैं क्योंकि 1/100 है, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये जब ऊपर चला जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 27 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। ये 3 और 2 5 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखा जा सकता है। तो इतना हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। उसी तरीके से अगर हम EB निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज +3 माइक्रोकूलम, तो +3 माइक्रोकूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो इस पे भी हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू उसका चार्ज लिखेंगे कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। सो इसका भी वैल्यू सेम आएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो दोनों निकाल लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा फर्स्ट में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट एट मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो EA प्लस EB दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे। तो चलिए EA और EB को ऐड करने से कितना आएगा, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर 6 सॉरी 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, इसका आया। फिर प्लस 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.7 प्लस 2.7 कॉमन लेके ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कॉमन लेके ऐड किया, एडिशन समझ सकते हो, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। दिस इज द ई नेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द टेस्ट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट M। अगर 2 माइक्रोकूलम को हम M पॉइंट पे रखते हैं तो वो कितना फोर्स फील करेगा, मतलब टेस्ट चार्ज जो है Q0 का वैल्यू बता दिया कि वो 2 माइक्रोकूलम है, मतलब कि 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम है, तो फोर्स कितना होगा। तो ज़रा देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज होता है, लेकिन हम लोगों को तो फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू डायरेक्शन नहीं लेते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू ए Q0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E इंटू Q0, तो E का वैल्यू कितना आया है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू Q0 का वैल्यू कितना है, Q0 इज टेस्ट चार्ज, हियर इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6, क्लियर। तो ये 10 टू द पावर -6 दैट इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 108, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 1.08 इंटू 10 टू द पावर 6 और -6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 - 6 0, तो सीधा हो जाएगा 1.08, ये हो जाएगा फोर्स, इतना न्यूटन, ठीक है। तो टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू 10.8 न्यूटन इज द टोटल फोर्स, क्लियर। तो हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़े कि दो तरीके से एक में हम लोग निकाले कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, और सेकंड पॉइंट में पढ़े कि फोर्स कितना होगा अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज आप 2 माइक्रोकूलम रखते हैं तो कितना होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस है जिस लाइन के ऊपर आप अगर कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। मतलब क्या हुआ समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन से एक इमेजिनरी लाइन होगा इस तरीके से, या फिर एक कर्व लाइन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं देन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो करेगा। सो हम लोग क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड
if we draw a tangent at any point on this line at any point, then it will give the direction of electric field intensity. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस है जहां पे अगर कोई भी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो लाइन का, तो क्या शो करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन शो करेगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर तरफ होगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड होगा, तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर तरफ होगा। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड लाइंस बाहर तरफ एक्ट करता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड काम करेगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन बाहर तरफ होगा। और उसी तरीके से अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसका सारा फोर्स जो है इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड एक्ट करता, ठीक है, अट्रैक्शन होता ना, क्योंकि नेगेटिव है तो सारे चार्जेस को वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसका डायरेक्शन इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइंस, रेडियली आउटवर्ड और ये हो जाएगा रेडियली इनवर्ड, मतलब ये बाहर की तरफ फोर्स डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन अंदर तरफ होगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, ये फील्ड लाइंस जो है इस तरीके से और भी बहुत सारे होंगे ना, ये फील्ड लाइंस ऐसे करके और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे चलते हैं और एक छोटा सा स्पेस ले लेते हैं, देन इट विल शो the strength of the electric field intensity, it will give the idea of electric field intensity। मतलब यहाँ पे अगर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक छोटा सा एरिया है, इस एरिया में आप देखिए कितना फील्ड लाइंस पास किया है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर एक छोटा सा एरिया पे जाके हम लोग चेक करेंगे, इट विल गिव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब उस छोटा सा एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास किया हुआ है। अगर कम फील्ड लाइंस पास किया है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया है तो उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट पासिंग थ्रू अ स्मॉल एरिया। तो अगर एक छोटा सा एरिया लेते हैं और वहाँ से पास करें कितना फील्ड लाइंस काउंट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया हो जाएगा। सोचिए कि यहाँ पे हम ड्रॉ किए तो यहाँ से कितना पास कर रहे हैं, 1, 2 और 3 पास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही एरिया यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो सेम एरिया यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसमें कितना पास कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लाइंस यहाँ से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एरिया लिए तो 3 फील्ड लाइंस मिला, पास कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 6 पास कर रहे हैं। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और ये आपको पहले से पता था कि जितना पास होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जितना दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो तो उसका डेफिनेशन से मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा कि if we draw the tangent at any point on the field line then it will give the direction of electric field strength। मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कहीं पे भी अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे देन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट on these lines give the direction of electric field strength और इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो डायरेक्शन को भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है क्या, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, उसी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो क्या पढ़े हम लोग अभी कि वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर तरफ आता है। तो बोलेंगे कि इट appears to start from पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज एंड टू टर्मिनेट मतलब वहाँ पे आके मिल जाना, ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब आप समझेंगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ से बाहर तरफ लगेगा और यहाँ से अंदर तरफ लगेगा, समझ गए। तो ये डायरेक्शन या फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म होगा ये बताएगा। फिर हम लोग बात कर सकते हैं अगर साथ में रहा तो अलग अलग रहा तो अलग चीज़ है, अलग रहा तो इससे आउटवर्ड इससे इनवर्ड हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दिस फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसका रीज़न भी तो पूछा जा सकता है ना। तो रीज़न इज दैट इफ टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर विल बी ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर। सो एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। सो टू डिफरेंट टेंजेंट्स विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द सेम पॉइंट। क्लियर। मतलब क्या है, अगर हम लोग दो फील्ड लाइंस लेते हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दो टेंजेंट दो अलग अलग डायरेक्शन शो करेगा सेम पॉइंट का। तो एक पॉइंट का एक ही चार्ज का दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई दिस फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं 4 नंबर में प्रॉपर्टी कि दे डू नॉट फॉर्म एनी लूप। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। मतलब क्या है, लूप फॉर्म नहीं करता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है ये जाके ऐसे वापस नहीं आ जाता है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और जाके यहाँ पे मिल जाएगा, लूप फॉर्म ये नहीं करता है। तो ये चीज़ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं अगला वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।